हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन का ये वीडियो थर्ड है, जिसमें आज हम एनसीईआरटी का जो बैक एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि उन्हें कुछ डाउट्स हो रहा है तो एक्सरसाइज करवाने के लिए। तो मैं आज बच्चों आप लोग को एक्सरसाइज करवा रहा हूं। तो जो बच्चे एक्सरसाइज के अलावा इससे पहले के 2 पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो जाकर के जरूर देख लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन का एक्सरसाइज, जो चैप्टर है बच्चों यूनिट 9। ठीक है, तो मेरे सामने मेरे हाथ में है बुक एनसीईआरटी। तो बच्चों शुरू कर देते हैं। देखो बेटा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 9.1। इस 9.1 में क्या रखा है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। तो बच्चों कह रखा है कि जब क्लोरिनेशन करते हैं हम लोग किसी मीथेन का, तो उसमें इथेन कैसे बन जाता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बच्चों इस चीज को मैंने हाइड्रोकार्बन वाले वीडियो का फर्स्ट पार्ट उसमें मैंने बताया था, फिर भी यहां पर आप लोगों को करवा रहा हूं तो मैं बता देता हूं बच्चों। ठीक है, आप लोग लिखोगे क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, लिखोगे क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, उसमें लिखेंगे इन चेन इनिशिएशन। सबसे पहला स्टेप क्या है? चेन इनिशिएशन। देखो बच्चों, मैं बोल रहा हूं, अगर वर्ड्स क्लियर ना हो तो मैं जो बोल रहा हूं उसे सुन लेना। चेन इनिशिएशन स्टेप, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1.5 से 2 घंटे में खत्म कर दूं, क्योंकि एक्सरसाइज काफी लंबा है। ठीक है बच्चों, तो चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा बच्चों? देखो देखो रिएक्शन क्या होता है पहले आपको बता दूं। CH4 पर जब Cl2 देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहां पर CH3Cl प्लस HCl बन जाता है। ये रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में इथेन कैसे बनता है इसको हमें प्रूव करके बताना है। तो मैंने कहा चेन इनिशियल स्टेप में क्या करेंगे कि Cl2 होता है, उसको हम सनलाइट, हीट या यूवी कुछ भी देंगे तो ये बन जाएगा Cl का फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद हो गया चेन इनिशियल के बाद आ जाएगा हमारा, ठीक है, प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप जो आगे बढ़ रहा है उस स्टेप में क्या होगा, तो उसमें क्या करेंगे बच्चों कि देखो जो हमारे पास मॉलिक्यूल है CH4, ठीक है ना, उसके साथ जब मैं एक Cl फ्री रेडिकल दूंगा, ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा हमारा CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है, और एक आ जाएगा हमारा HCl। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो है टर्म, जैसे कि CH3 फ्री रेडिकल जब आया हमारे पास, इसको जब मैं वापस रिएक्ट करवाऊंगा Cl2 से, तो ये देता है CH3Cl। ठीक है बच्चे, प्लस में आ जाता है हमारा यहां पर Cl फ्री रेडिकल, और लास्ट में आता है बच्चों टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है हमारा? टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि जो जो फ्री रेडिकल हमारे पास फ्री है वो सब कंबाइन कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा बच्चों? Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल मिलकर बनाता है Cl2, और ये CH3 फ्री रेडिकल है ना, प्लस CH3 फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बन जाएगा? इथेन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, तो ये बन गया हमारा इथेन। ठीक है बच्चों, तो ये रहा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है 9.2, उसमें IUPAC नेम लिखने। ठीक है, तो इस IUPAC नेम को तो बच्चों आप लोग लिख ही लोगे। ठीक है, तो बस उसमें से एक मैं कर देता हूं, ठीक है, जो काफी थोड़ा सा लेंदी जैसा दिखता है ये। ठीक है बच्चों, तो बेटा जी मैं करता हूं, इसमें से एक तो कर देता हूं D पार्ट, एक कर देता हूं F पार्ट। ठीक है, D पार्ट, F पार्ट। ठीक है, चलो देखते हैं D पार्ट क्या है। तो D पार्ट क्या है बच्चे कि एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, इस बेंजीन रिंग में क्या है हमारे पास? CH2 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 CH2, फिर है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, ऐसा है। तो देखो बच्चों, जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है जिसके साथ, तो वो हो जाता है मेन चेन। ये हो गया मेन चेन, ये आ गया हमारा बेंजीन ब्रांच में। तो अब यहां पर देखोगे 1 2 3 4 है ना, तो फोर्थ पोजीशन पे बेंजीन ब्रांच में क्या लिखोगे? 4 फिनाइल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, ये होगा 4 फिनाइल ब्यूटेन। ओके, अब देखो बच्चे एक और लेते हैं हम लोग, ये ले लेता हूं मैं, F ले लेता हूं। ठीक है, F में क्या है, काफी लंबा सा दिख रहा है, CH3 फिर 4 CH2 है, CH2 4 CH2 है, फिर दे रखा है CH, फिर CH2 3 है, फिर दे रखा है CH, फिर 3 CH2 है, CH2। ठीक है, और लास्ट में है CH3, और देखो CH के नीचे दे रखा है यहां पर CH2CH,
CH2 CH, फिर है CH3 और CH3। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों क्या है, सिंपल एल्केन ही है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डीकेन हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, 10 मेन चेन में हो गया। अब देखो इस साइड से ब्रांच कहां पे, 1 2 3 4 5 6, और इस साइड से देखो 1 2 3 4 5, तो हम इसी साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना बच्चों। अब देखो बेटा फिफ्थ पोजीशन पे क्या है कि ये आ गया हमारा ब्रांच, और इस ब्रांच में भी ब्रांचिंग है। तो क्या करेंगे बच्चों, जब ब्रांच में भी ब्रांचिंग हो, ठीक है ना, वैसे देखो इसको हम लोग ना 4 कार्बन है। ठीक है बच्चों, इसका देखो 2 तरीके से नाम थे। पहला जो एक्चुअल आईपीएसी सिस्टम है वो बताऊंगा, फिर दूसरा भी बताऊंगा मैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, मेन चेन मिलेंगे हम लोग 1 2 3, तो ये 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट होगा। तो पहले लिखूंगा 5, फिर ब्रांच में लिखूंगा ऐसे ब्रैकेट लेकर के, क्या कहूंगा 2 पे मिथाइल है तो लिखूंगा 2 मिथाइल, फिर लिखूंगा 3 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में तो प्रोपाइल, और यहां पर होगा डीकेन। या फिर और मैं आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों, देखो जब भी बच्चे CH के साथ दोनों तरफ CH3 लग जाए तो उसको कहते हैं आइसो। तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हो 5 आइसो, कितने कार्बन हो गए 4, आइसो ब्यूटाइल, 5 आइसो ब्यूटाइल डीकेन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बेटा जी आईपीएसी नेम वाला। ठीक है, तो हम लोग बच्चे चलते हैं आगे। 9.3 में है बेटा जी कि फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IPAC नेम ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स हैविंग द नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एज इंडिकेटेड। ठीक है, अब इस बेटा जी हमें कह रखा है कि राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IPAC नेम फॉर द, तो बेटा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मैं बेटा ऐसा करता हूं, 3rd 4th छोड़ करके मैं 5th से जाता हूं, क्योंकि यहां से थोड़ा सा बच्चों को परेशानी होती है, क्योंकि इससे पहले 3rd 4th सारे IPAC नेम ही है और वो हमारा ज्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, अगर फिर भी आप लोग को दिक्कत हो तो बताना बच्चों, मैं फिर आपको अलग से डाउट के लिए एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूं आगे, जहां से जो है एक्चुअल जो है हमारा कंसेप्ट जहां से शुरू होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग चलते हैं बेटा जी 9.5। तो बेटा जी ये 9.5 है हमारा, इसमें क्या रखा, एन एल्कीन ए ऑन ऑजोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ऑन राइट स्ट्रक्चर एंड आईपीएसी नेम ऑफ ए। ठीक है बच्चे, कह रखा कोई कंपाउंड ए है जिसका ओजोनोलिसिस हुआ, ओजोनोलिसिस मतलब O3 और ZnH2O दिया हमने, तो उससे मिल रहा इथेनॉल मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, प्लस क्या कह रहा है बच्चे, इसके अलावा क्या बन रहा है, पेंटेन 3 ऑन, तो पेंटेन 3 ऑन तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, है ना बच्चों। कह रखा एक कंपाउंड कौन था जिसका कि ओजोनोलिसिस करने के बाद ये मिला। तो आपको बच्चों पता है कि हम लोग एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो ये मिलता है, और आप लोग को ये भी पता हो कि हमें अगर प्रोडक्ट दे रखा हो तो रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों हम लोग क्या करते हैं बच्चे कि जो 2 मॉलिक्यूल दे रखा है, आप कहोगे मॉलिक्यूल दे रखा है डबल बॉन्ड O प्लस O, जैसे जहां जहां डबल बॉन्ड O है उसको हम लगा देंगे, फिर इधर बाकी बचा CH2 CH3 और ये बचा CH2 CH3, है ना बच्चों। यही दोनों मॉलिक्यूल था, दोनों का O आमने सामने कर दिया, दोनों में से हम क्या करेंगे, O को निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा फाइनली हमारा एल्कीन, क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3 CH2 CH3, है ना बच्चे। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड ए। अगर इसके नाम की बात करेंगे बच्चों तो क्या नाम होगा इसका, 1 2 3 4 5, है ना। तो देखो बच्चों इसका नाम होगा 3 इथाइल, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5, है ना। तो क्या होगा 2 पेंटीन, ठीक है, और या पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा 9.5। अब चलते हैं 9.6। 9.6 में बच्चों की एन एल्कीन ए कंटेन्स 3 CC सिंगल बॉन्ड, 8 CH सिग्मा बॉन्ड, 1 CC पाई बॉन्ड, और क्या रखा A ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड हैविंग मोलर मास 44U। फिर से बेटा सेम क्वेश्चन आ गया, एक तरह से सोचो तो हमें कह रखा है O को जब हमने ओजोनोलिसिस किया है ना, तो हमें जो मिला है एल्डिहाइड,
कोई भी एल्डिहाइड मिला है हमें, तो एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO फिक्स होता है। और इसका मोलर मास दे रखा है हमें 44, ठीक है ना, 44 यूनिट लिख दिया मैंने, AMU होता है 44 AMU इसका मोलर मास है। तो देखो बच्चों, आप लोग खुद देख करके बता सकते हो कि कौन सा हमारा एल्डिहाइड हो सकता है। देखो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना होगा ये 29 है ना, प्लस मान लो R का कितना होगा हमें पता करना है, ठीक है। तो देखो बच्चे ये कितना हो गया हमारा 13, ये हो गया 29, यानी कि R प्लस 29 हो गया लगभग 44, अगर मोलर मास कैलकुलेट करें तो, है ना। तो R का कितना आ जाएगा 15, ठीक है ना। तो 15 मतलब R का मतलब कोई भी कार्बन कंपाउंड होगा, तो इस 15 मोलर मास में मान लो बच्चों कितने कार्बन आ सकते हैं, एक कार्बन का होता है 12, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों CH3, यानी कि R क्या हो जाएगा हमारा CH3, ठीक है। तो कहेंगे therefore the product must be क्या, तो R की जगह पे आएगा CH3, तो कहेंगे हम लोग CH3CHO, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में वापस चलते हैं। कह रखा है कि A on ओजोनोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड ऑफ मोलर मास 44, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 मिल रहा है हमें, है ना। तो अगर हमें मॉलिक्यूल पता करना है बच्चे, तो क्या करते हैं, हर बार हमें पता है कि 2 मॉलिक्यूल मिल रहा है CH3CHO, तो हमने लिख दिया। फिर से जैसे आप लोग को पता है क्या करेंगे, दोनों के C डबल बॉन्डों को सामने कर देंगे, फिर दोनों में से O निकाल देंगे बच्चे, तो क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमें कह रखा है कि जो A मॉलिक्यूल है उसके पास क्या क्या है, आप चेक कर लो। कह रखा है इसके पास 3CC सिंगल बॉन्ड है, देखो बच्चे, एक CC सिंगल बॉन्ड, दूसरा CC सिंगल बॉन्ड, तीसरा CC सिंगल बॉन्ड। फिर कह रखा है इसके पास जो है 8 CH के बॉन्ड है, तो देखो 3 1 4 1 5 3 क्या होगा 8 CH के बॉन्ड। फिर कह रखा एक है उसके पास CC पाई बॉन्ड, CC का जो पाई बॉन्ड है वो भी उसके पास एक है, तो है ना, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स क्या है वो यही है, ठीक है बच्चों। ज्यादातर क्वेश्चन बेटा इसी के आते हैं, ओजोनोलिसिस वाले आते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो बच्चे, कोई भी कंफ्यूजन बच्चे कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है आप लोग पूछ सकते हो, अगर कुछ नहीं पूछना हो तो। अब बच्चे चलते हैं 9.7, आप लोग इसको बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। तो 9.7 में है प्रोपेनल एंड पेंटेन 3 ऑन आर द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। तो बेटा ये तो अभी हो ही जाएगा, जैसा हमारा 9.5 करवाया था वैसे ही 9.7 भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधा चलता हूं बच्चों 9.8, ठीक है। तो 9.8 में बेटा जी केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबसन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। तो बेटा सबका यहां पर कह रखा है, हमें फॉर्मूला दे रखा है, नाम दे रखा है, कह रहा है कंबसन का प्रोडक्ट। तो बच्चे मैं एक का सिर्फ कंबसन का प्रोडक्ट बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो इसमें दे रखा है हेक्साइन, ठीक है, या चलो फोर्थ लेता हूं टोलुइन, टोलुइन का कंबसन 9.8 का 4 ले लेता हूं, ठीक है। 9.8 का मैं फोर्थ ले लेता हूं बेटा। टोलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर में CH3 कह रखा है, इसका कंबसन होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले लिखेंगे। तो देखो बच्चों यहां तक है C6H5 और ये है CH3, तो टोटल क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो C7, ठीक है, H5 प्लस 3 क्या होगा H8। तो ये हो गया बेटा जी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका कंबसन का कह रहा है रिएक्शन लिखने के लिए, तो O2 आपको बता रखा बच्चे कि जब भी कंबसन का रिएक्शन लिखना हो तो जितने कार्बन है उतना CO2, तो 7 CO2 आ जाएगा। जितने हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल, तो 8 है तो क्या हो जाएगा 4 H2O, ठीक है। अब लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो 7 2 14 प्लस 4 18 ऑक्सीजन के एटम, तो क्या हो जाएगा बच्चे 9 O2, खत्म कहानी, ठीक है। तो मैं चलता हूं बच्चों 9.9 की तरफ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो बच्चे तो बताना, ठीक है, जरूर बताओ, क्योंकि मैंने ये सब चीज ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी कंबसन करते हैं जितने कार्बन उतने CO2, जितना हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल। अब 9.9 में है ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सटूइन एंड विच आइसोमर विल हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई, ठीक है बच्चे। तो इसको बेटा देखते हैं 9.9।
देखो बच्चे क्या कह रखा है, हेक्स-2ईन। तो अगर हम बात करें बच्चे तो CH3 C डबल बॉन्ड है ना। ऐसा करते हैं बच्चे, इसका H इधर लिख लेते हैं, फिर लिख देते हैं हम लोग 1 2 3 तो हो गया, 3 और लिखने हैं CH2 CH2 CH3, ठीक है। और ये देख लो बच्चे, ये आ गया हमारा इसका सिस, दिस इज द सिस हेक्स-2ईन, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे बच्चे, अगर ट्रांस में लिखना है तो क्या लिख लेंगे, CH3CH, है ना। तो C के साथ H इधर ले लिया, इधर आ गया हमारा 1 2 3 हो चुका बच्चों। तो क्या होगा, CH2 CH2 CH3, है ना। तो ये आ गया आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन, सॉरी हेक्सीन, 2 हेक्सीन, ठीक है बच्चे, ट्रांस 2 हेक्सीन। अब बच्चों पूछ रहा है इसका कि बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, है ना। तो आप लोग को बच्चों उसमें भी बता चुका हूं मैं, ठीक है, कि सिस आइसोमर का क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, हाई बीपी होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और बच्चों डायपोलमेंट इसका नॉन जीरो होता है, इसका डायपोलमेंट जीरो होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है बच्चे। तो अब चलते हैं बेटा जी 10th क्वेश्चन की तरफ। देखो 10th वाले में क्वेश्चन है, व्हाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल दाउ इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो बेटा जी 9.10, ठीक है, उसमें कह रखा है कि बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होता है जबकि इसके पास 3 डबल बॉन्ड होता है ना बच्चे। तो आप इसमें क्या करोगे बेटा, ठीक है, सबसे पहले कह दोगे कि बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड where delocalization of electrons are possible due to which it transferred from one state to another state randomly. That's why, बल्कि continuously भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। That's why it is more stable as compared to the 3 double bonded molecules. ठीक है बच्चे, क्या कह सकते हैं हम लोग, ड्यू टू continuous change from one is configuration से इस configuration, one configuration to other, they are more stable hence ठीक है ना। हेंस के आगे बच्चों क्वेश्चन को रिपीट कर दे, क्या कहे बच्चे, क्योंकि बेंजीन जो है क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने आप में जो है ये कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है ना बच्चों। जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सर्कल भी बना के दिखा देते हैं कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड है इसका, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना बच्चे। इसको थोड़ा सा बढ़िया से गोलाकार बना देंगे, ठीक है। ये देखो बच्चे, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो बच्चों स्टेबिलिटी किसमें होती है, जो एक से दूसरे में इतना जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो आप एक ही सिचुएशन में खड़े रहते हो तो हाईली अनस्टेबल हो जाओगे, दूसरे सिचुएशन में लगातार खड़े रहो तो भी अनस्टेबल हो जाओगे, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे आप चलते चले जाओगे तो फिर आप क्या होगे, स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो बेंजीन में क्या होता है कि इसके परमानेंट नहीं होते, ये तीनों पाई बॉन्ड जो होते हैं परमानेंट नहीं होते, ये कभी इसमें कन्वर्ट हो जाता है फाइनली इसमें। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि ये कंपैरेटिवली जो है ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द 3 पाई बॉन्ड, ठीक है, 3 पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों अब इसके बाद चलते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना बच्चों। अब हम लोग देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 11 में कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक, है ना। तो 9.11 है ना बच्चे। तो कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, है ना। तो ये बच्चों मैंने जब आपको बेंजीन करवाया था वीडियो उसमें करवा रखा है, ठीक है। आप कहोगे सबसे पहले स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर, स्ट्रक्चर should be
प्लेनर। तो बच्चों इसको डिटेल में मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल लेकर के, सर इफेक्ट का एग्जाम्पल लेकर के मैंने बताया था कि किस तरह से प्लेनर स्ट्रक्चर रहने पे रेजोनेंस हो पाता है। ठीक है, तो उस वीडियो में जाकर जरूर देख लेना आप लोग। सेकंड है बच्चों, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल, है ना, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन्स को घुमा सकते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन घुमा सकें। तीसरा होता है बेटा हक्कल्स रूल। ठीक है, हक्कल्स रूल। तो हक्कल्स रूल में क्या कहता है बच्चे कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें n होगा हमारा 0, 1, 2 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये होता है कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। ठीक है, अब है हमारा 9.12। ठीक है, 9.12 में बच्चों बताना है कि ये क्यों नहीं एरोमेटिक है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबका स्ट्रक्चर लेता हूं मैं और आप लोग खुद बताना बच्चों कि क्यों नहीं है ये एरोमेटिक। ठीक है, देखो बच्चों, इससे देखो, इस रिंग के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहां पर कहोगे 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बच्चों देखो, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने की बात कर रहा है? अगर n को 0 पुट करेंगे तो सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या n को 1 पुट कर देंगे तो कितना होना चाहिए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कोई कहेगा सर यहां तो है बाहर के, तो बेटा बाहर का नहीं आएगा ये। ठीक है, हमें अंदर अंदर में लेने पड़ेंगे। हाँ, यहां अगर कोई एटम होता इसी का, उसके पास लोन पेयर होता तो हम ले लेते, लेकिन ये जब बाहर का बॉन्ड है, ठीक है, तो इसके अंदर में होना चाहिए उतने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए नहीं है। क्या कहेंगे? इसमें है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, किस रीजन से नहीं है? ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा बच्चा रीजन लेते हैं। इसमें देखो, इसमें भी क्या है हमारा, इसमें भी देखो बच्चे क्या है कि सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड। ठीक है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें भी है ना। और थर्ड वाला लेते हैं बच्चे, उसमें भी वही कहानी होगा, है ना। इसमें देखो क्या है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑफ, देखो कैसे है, 1 2 3, मेरे ख्याल से जो है स्ट्रक्चर बनेगा इसका। तो देखो बच्चों, उसमें भी देखोगे आप तो यहां पर भी आपको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, जहां तक मुझे दिख रहा है बच्चे। ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरह से कुछ है। ठीक है, तो देखो कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक तो ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, तीसरा ये दे रखा है, चौथा ये दे रखा है। ठीक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बच्चों, यहाँ n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 पाई, तो यानी कि 2 वाला एरोमेटिक होगा, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक होगा, या फिर 10 पाई होगा। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होगा, 4 पाई भी नहीं होगा, ये सब भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चे चलते हैं हम लोग आगे। अब देखो बच्चा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां से अब लेवल थोड़ा सा जो है वो अप होगा। ठीक है, तो आप लोग बच्चों पूरा देख लो एक बार। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू। ठीक है ना, तो 9.13 जो है बेटा जी, इसमें है कन्वर्जन। ठीक है ना, इसमें बच्चा कह रखा है कि बेंजीन को कैसे कन्वर्ट करोगे, पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। तो ये बच्चों मैंने क्वेश्चन करवा रखा है उस पहले वाले वीडियो में भी, फिर भी मैं कर देता हूं। ठीक है, बेंजीन से कह रखा है बच्चे पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन या पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, इट्स पैरा नाइट्रो। तो देखो बच्चों, ये होता है पैरा पोजीशन NO2, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन इज Br, है ना। तो अब देखो बच्चे, हमें क्या करना है, ये मॉलिक्यूल लाना है। तो अभी देखो क्या है कि ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, है ना, और ये होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, और हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए? पैरा पे। तो हम कौन सा ग्रुप को पहले लाएंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, यानी कि जो आने के बाद
दूसरे ग्रुप को कहां भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो वो कौन सा है हमारा Br। तो मैं इसमें डालूंगा बच्चे Br2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हम डाल देंगे FeBr3, AlCl3 भी ले सकते हैं, तो आ जाएगा बच्चे हमारा Br, ठीक है। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आप कुछ भी डालोगे, या तो उसको ऑर्थो भेजेगा या फिर पैरा, तो पैरा पे तो भेज ही देगा, तो सीधे एक ही बार लिख देते हैं हम लोग HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों सेकंड है हमें मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, फिर से बेंजीन से बनाना मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो आप लोग देखो बच्चों, यहां पर हमें क्या चाहिए, ये है Cl और ये है NO2 ये क्या है हमारा मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चों, नाम नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना आप लोग, ठीक है, क्योंकि मेटा पोजीशन होता है थर्ड पोजीशन या फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये कौन होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आपको पता ही है। तो पहले अगर हम इसको लेके आएंगे और बाद में जब इसको लाएंगे, तो ये क्या कहेगा उस NO2 को, या तो तुम यहां आ जाओ या फिर तुम यहां चले जाओ, है ना, क्योंकि खुद है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। लेकिन हमें चाहिए मेटा पे, तो मेटा पे लाने वाला कौन है, NO2। अगर ये पहले आ जाएगा तो Cl को अपने रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे भेज देगा, ठीक है बच्चों। तो पहले हम NO2 लाते हैं, तो प्लस में डालेंगे हम लोग HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या होगा बच्चे, बन जाएगा हमारा NO2, यहां आ गया हमारा NO2, और इस पर डाल दिया मैंने Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये बन जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर हमारा जो Cl आएगा वो तो यहां पर आ जाएगा, लेकिन इसमें Cl यहां है। तो देखो जो साइक्लिक जो पोजीशन होता है उसमें कोई स्टार्टिंग और लास्ट नहीं होता, ठीक है। हम रिस्पेक्टिव देखते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन, और यहां भी अगर मान लो आ गया Cl तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, थर्ड पोजीशन, ठीक है सॉरी, ठीक है। तो ये होगा बच्चों, ये AlCl3 लिखा है, कोई कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो अब बच्चों जो है इसके कन्वर्जन बच्चों प्रॉब्लम होती है, इसके सारे मैं करवा देता हूं इसके कन्वर्जन। अब देखो बेटा नेक्स्ट है बेंजीन से कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रोटोलुइन में। थर्ड है पुत्र बेंजीन से पैरा नाइट्रोटोलुइन, टोलुइन मतलब CH3 NO2, है ना। तो अब देखो बच्चों यहां पर ये है हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। देखो बच्चों आप लोग समझाने के लिखना जरूरी नहीं कि हर पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, आपको समझाने के लिए लिख देता हूं कि ये ग्रुप कौन सा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और कौन कौन होते हैं बच्चों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, इसका मैंने वीडियो में बता रखा है कि जैसे कि CH3 हो गया, Cl हो गया, OH हो गया, NO2 हो गया, है ना, OCH3 हो गया, ये जितने भी सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और मेटा डायरेक्टिव ग्रुप कौन कौन से होते हैं, NO2 हो गया, CHO हो गया, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया, C डबल OH आ गया, है ना, ये सब होते हैं मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स, ठीक है बच्चों। तो अभी देखो ये है हमारा मेटा डायरेक्टिव ग्रुप और ये है हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स। और प्रोडक्ट कहां पे चाहिए हमें, पैरा पे। तो किसको पहले लाएंगे हम लोग, तो जो ऑर्थो पैरा होगा उसी को ला सकते हैं, क्योंकि अगर मेटा वाले को ले आएंगे तो आने वाले दूसरे ग्रुप को कहां भेज देगा कि मैं आ गया तो तुम्हें मेटा पोजीशन में जाना पड़ेगा, है ना। और ये कहेगा मैं आ गया हूं तो मेरे रिस्पेक्ट तुम्हें या तो ऑर्थो पे जाओ या फिर पैरा पे जाओ, तो पैरा ही चाहिए, तो पहले हम यही ले आएंगे, है ना। तो बेंजीन से CH3 लाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा हमें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है, जो होगा हमारा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जिसमें से HCl निकल जाता है इसका, Cl इसका, और यहां से बेंजीन का H, और ये आ गया हमारा टोलुइन। ये क्या आ गया हमारा टोलुइन, ठीक है। अब हमें चाहिए NO2, तो अब इस पर डालेंगे HNO3 प्लस H2SO4, है ना बच्चे, और सीधा बन गया हमारा, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा फोर्थ क्या है। फोर्थ है हमारा अच्छा एक बीच में रह गया हमारा, सेकंड रह गया, नहीं सेकंड में तो कर ही दिया। फोर्थ है एसीटोफिनोन, ठीक है। तो एसीटोफिनोन क्या है, बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाना है, इससे बच्चे बनाना है एसीटोफिनोन, मतलब बेंजीन के साथ COCH3,
ठीक है। तो ये तो बच्चे सिर्फ डायरेक्ट है रिएक्शन, इसमें जो है कोई मुश्किल चीज है नहीं, तो डायरेक्ट रिएक्शन है। तो बच्चों आप लोगों ने फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, जिसमें क्या करते हैं हम लोग CH3COCl को हम लोग ऐड करते हैं किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो HCl निकल जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है बच्चे। ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चे। तो ये भी हो गया हमारा। अब चलते हैं बेटा जी 14th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो 14th में बेटा जी मॉलिक्यूल लिखना है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दूं 14th, देखते हैं अगर आ जाता है मॉलिक्यूल तो ठीक है। देखो 14th में है CH3CH2 फिर CCH3 का होल ट्वाइस, ये मॉलिक्यूल है बेटा जी CH3CH2, फिर है CH3CH3, फिर है CH2 फिर CH, फिर है CH2 फिर है CH, फिर है CH3 यही है 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट में। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और उनके पास हाइड्रोजन एटम कितना है वो सब बताना है। देखो बच्चों आप लोगों को पता होगा बच्चों 1 डिग्री कहते किसको है, कि जब किसी भी कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन, जैसे कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, तो जितनी वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई होता हो, मतलब डायरेक्टली कह सकते हो कि जितने कार्बन से वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो कहलाता है उसका डिग्री। जैसे ये कार्बन आपको देखो यहां कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो सबसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर देखो गौर से सिर्फ अकेला ये इसी से जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया हमारा 1 डिग्री, ठीक है। अब देखो इस कार्बन को, ये कार्बन डायरेक्टली किसके जुड़ा हुआ है, इससे भी और इससे भी, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग 2 डिग्री, ठीक है। अब देखो बच्चों इस कार्बन को, ये तो चारों से जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री हो गया हमारा। इस कार्बन को देखो 1 2 तो हो गया 2 डिग्री। ये हो गया बच्चे, देखो ये कार्बन जो है 1 2 3 से जुड़ा हुआ, तो इसको क्या कहेंगे 3 डिग्री, फिर इसको क्या कहेंगे 1 डिग्री, इसको क्या कहेंगे 1 डिग्री, इसको क्या कहेंगे 1 डिग्री। और किसके पास कितना हाइड्रोजन है वो भी लिख रहे हैं, यानी कि 1 डिग्री वाले कितने हाइड्रोजन है, कहोगे 3 3 6 3 9 3 12 3 15, है ना। कहेगा 2 डिग्री वाले कितने, कहोगे 2 2 4, बस 3 डिग्री वाले कितने हैं, तो सिर्फ एक, है ना। तो बच्चों इस तरह से बता देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15th में, व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एन एल्केन चेन हैज ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। 15th, तो देखो जो 15th जो है आप ओरली भी लिख सकते हो, ठीक है। उसमें 15th में क्या रखा है कि ब्रांचिंग बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बच्चों मैंने वीडियो में बताया था एल्केन की बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, कि उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि देखो बेटा फर्स्ट जो है 4 मेंबर तो होते हैं गैस, ठीक है, और 5th में जो टर्जरी होता है पार्ट वो भी हो जाता है गैस, ठीक है। तो होता उसका रीजन क्यों होता है बच्चों, तो जितना ब्रांचिंग बढ़ता जाता है तो उतनी सरफेस एरिया उसकी डिक्रीज करती है, जिससे वैन वाल फोर्स डिक्रीज करता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 9.15। तो हम लोग कहेंगे विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेज, सरफेस एरिया डिक्रीजेज, सरफेस एरिया डिक्रीजेज, which decreases van der Waal force, which decreases van der Waal force, which decreases van der Waal force, hence boiling point decreases, hence boiling point decreases with branching, ठीक है बच्चे। यानी कि 1 डिग्री की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, 2 डिग्री को उससे कम, 3 डिग्री की बॉइलिंग पॉइंट और कम, तो बीपी डिक्रीजेस, ठीक है ना बच्चे। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है।
अब देखो बेटा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग पॉज करके इसको लिख लेना बच्चे, ठीक है। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें क्या रखा है, एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन yields 2 ब्रोमोप्रोपेन while in presence of benzoyl peroxide the same reaction yields 1 bromopropane, explain and give mechanism। यानी कि बच्चों ये भी मैंने करवा रखा है आप लोग का, ठीक है। 9.16 इसमें बेटा जी सबसे पहला क्या रखा है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे अगर आप HBr ऐड करते हो तो प्रोडक्ट बन जाता है आपका CH3 CH Br CH3, ठीक है। लेकिन ये कह रखा वहीं पर अगर आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे अगर आप HBr ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, तो वहीं पर एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट होता है CH3 CH2 Br। ऐसा क्यों, ठीक है। तो हमें इस दोनों चीज को एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों इसको कहते हैं मार्कोनी कॉप्स रूल, उसको कहते हैं एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल, ठीक है ना बच्चे। ये होता है हमारा मार्कोनी कॉप्स रूल, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे वो वीडियो देखेंगे उसको पता ही होगा कि मैंने सब चीजें बता रखा है, ठीक है ना, एल्कीन में। फिर भी जो बच्चे सिर्फ एक्सरसाइज देख रहे होंगे उनके लिए बता दूं मैं। होता क्या है बच्चों, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, इस पर सबसे पहले एसिड का H+ अटैक करता है। अब देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। H+ जब इस पर अटैक करने वाला होता है तो ये जो पाई बॉन्ड है, जैसे कि ये तो सिग्मा बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इस पर यहां आ जाता है नेगेटिव चार्ज और H+ इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH पॉजिटिव CH3, ठीक है बच्चे। या फिर अगर ऐसा होगा बेटा, इसके लिए फर्स्ट लिख दिया मैंने मॉलिक्यूल, है ना, और अगर मान लो H+ अगर मान लो इस पर अटैक करने वाला होता है तो फिर सारा का सारा जो है पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस पर हम सेकंड मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, ठीक है, तो यहां पर चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बच्चों अगर कंफ्यूजन हो रही तो आप इस तरह से समझो, CH3 CH है ना, CH2 है ना। अब यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे इस कार्बन का है, ठीक है। तो जब हमारा H+ जब आएगा इसके पास, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस H+ को नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ये लेकर के H+ को दे देगा, ताकि वो उसके साथ रहेगा तब ना इसके साथ बॉन्ड बना पाएगा वो, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, ठीक है, जब H+ इस पर अटैक करता है तो ये अपना भी देता है इसका वाला देता है, तो क्या होगा बच्चे, CH3 और इसका तो छिन जाता है, इसलिए इस पर ये बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। लेकिन अगर वही H+ अगर यहां पर अटैक करे तो क्या होगा बच्चे, कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, जिसमें से एक इस कार्बन का है और एक इस कार्बन का है, तो ये कार्बन अपना तो खुद ही पास रखता है वो, ठीक है, क्योंकि मुझे उसके साथ बॉन्ड बनाना है तो अपना रखूंगा इलेक्ट्रॉन, और इसका वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दे देता है इस हाइड्रोजन को, तो ये फिर डेफिशिएंट हो जाता है। तो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है हमारा, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो इन दोनों में हम चेक करते हैं कि मोर स्टेबल कौन सा है, ठीक है ना। और यहां पर बच्चों ऐसे भी लिख करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको लिख लिया मैंने फर्स्ट मॉलिक्यूल, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बच्चे, CH3 CH2 पॉजिटिव। बेटर होगा बच्चों समझने के लिए तो ये लिख लो, लेकिन आप लोग लिखना यही चीज, ठीक है। तो सेकंड मॉलिक्यूल हमारा ये हो गया और फर्स्ट मॉलिक्यूल ये। अब देखो बच्चों इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आप दो तरीके से समझ सकते हो। पहला कि कार्बोकैटाइन के जस्ट बाद वाले कार्बन के हाइड्रोजन होते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव, ठीक है, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम उतना ज्यादा स्टेबल। तो जस्ट बाद मतलब ये इसके पास 3, इसके पास 3, टोटल कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। इसके पास कितने हैं 2, ठीक है ना। इसके जस्ट बाद सिर्फ यही है, इसके पास 2 है और इसके पास क्या है 6, तो मोर स्टेबल कौन हो गया हमारा, ये ऊपर वाला, है ना। वैसे भी बच्चों आप लोग प्लस आई इफेक्ट से जानते हो
कि यहां से दोनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और यहां सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चे कि Br माइनस जो है फाइनली, ठीक है ना, तो Br माइनस जो है बेटा, ठीक है, वो फाइनली फिर किस पर अटैक करेगा? जो ज्यादा स्टेबल है उसी पर अटैक करेगा, है ना। इस पर अटैक करके प्रोडक्ट क्या बना लेगा? CH3CH Br CH3। ठीक है ना। आप कहोगे कि सर मोर स्टेबल के पास गया तो लेस स्टेबल पास क्यों नहीं गया? तो जा सकता, बहुत कम परसेंट में जाता है, लेकिन लेस स्टेबल के पास प्रॉब्लम क्या होती है कि ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करता है, फिर से अपना हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोजन लूज करके एल्कीन बन जाने में ही ज्यादा वो मतलब रखता है, ज्यादा रखता है वो। लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा स्टेबल होता है। ठीक है, तो स्टेबल होता है तो वेट कर लेता है कि कोई बात नहीं, ट्रैफिक है, थोड़ी देर के बाद आएगा ये, और वो वेट कर लेता है और फिर इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है बच्चों, तो यही रीजन है बच्चों। ये तो हो गया फर्स्ट का मैकेनिज्म। ठीक है, ये नीचे वाला बच्चों आप लोगों को समझाने के लिए लिखाया था, तो ये नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे समझने के लिए लिखना चाहो तो लिख लो, बट एग्जाम में ये नहीं लिखोगे आप, ऐसे इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करके नहीं लिखोगे। ठीक है, तो बेटा जी ये हो गया हमारा। ठीक है, कि कहेंगे पहले सबसे पहले H+ ने अटैक किया, वो इस पर अटैक करेगा तो फर्स्ट मॉलिक्यूल, है ना, और अगर H+ इस पर अटैक करेगा तो सेकेंड मॉलिक्यूल। क्या क्या मॉलिक्यूल बना दोनों दिखा देंगे। इसको दिखा देंगे मोर स्टेबल, तो Br माइनस इस पर अटैक किया तो फाइनली प्रोडक्ट ये बन गया। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको हटाता हूं। अब चलते हैं बेटा सेकंड जो है पेरोक्साइड वाला, उसको भी कर लेते हैं। तो पेरोक्साइड वाले का भी बेटा मैकेनिज्म में पहले बता चुका हूं। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं। तो बेटा इसका मैं मैकेनिज्म करने वाला हूं। ठीक है, तो होता क्या है बच्चे कि देखो बेंजोइल पेरोक्साइड जो होता है वो होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। अब इसको हमने मान लो बेटा दे दिया HNu, UV, हीट, कुछ भी दे देंगे तो फ्री रेडिकल जो है यहां से सिंगल बॉन्ड जो था इन लोग का आपस में, ठीक है, ये लोग अपनी राजी खुशी से दोनों अलग हो जाते हैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, तो इससे क्या बन जाएगा? 2C6H5 फ्री रेडिकल प्लस ट्वाइस ऑफ CO2। ठीक है, अब ये जो C6H5 फ्री रेडिकल है ना, C6H5 फ्री रेडिकल जो है वो जाता है HBr के पास। ठीक है, तो क्या होता है कि ये इसके हाइड्रोजन को ले लेता है, Br को फ्री कर देता है। तो यहां क्या बन गया हमारा? C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल। ठीक है, अब रिएक्शन एक्चुअल में काम करना शुरू करता है। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब ये Br फ्री रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करूं या इसके साथ ज्वाइन करूं, है ना। तो मान लेते हैं बेटा जब इसके साथ ज्वाइन करेगा तो फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसके साथ ज्वाइन करेगा तो सेकेंड मॉलिक्यूल। अब देखते हैं कौन कौन सा मॉलिक्यूल बन सकता है। तो इसको भी बच्चे आप लोग इस तरह से समझ सकते हो, CH3CH, एक फ्री रेडिकल इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना। अब देखो बच्चे, ये जो Br फ्री रेडिकल इसके साथ ज्वाइन कर लेगा तो क्या होगा? फ्री रेडिकल साइन सिर्फ यहां रह जाएगा, है ना। अगर ये इसके साथ ज्वाइन करता है तो क्या मॉलिक्यूल बनेगा फिर? तो फर्स्ट मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारा CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br, और अगर ये Br फ्री रेडिकल इसके साथ ज्वाइन कर लेगा तो ये फ्री रेडिकल रह जाएगा, है ना। तो सेकेंड मॉलिक्यूल क्या बनेगा? CH3 CH Br और CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखो बच्चों आप लोग जैसे पहले पता था बच्चे कि जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल या पॉजिटिव चार्ज होता है उसके जस्ट बाद वाले कार्बन के हाइड्रोजन होते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम उतना ज्यादा स्टेबल। इसके पास कितने हैं? 3 to 5, और इसके पास जस्ट बाद कितने? 1। तो इससे क्या होगा? 5 टाइम मोर स्टेबल हो गया, है ना बच्चे। तो ये हो गया हमारा मोर स्टेबल। ठीक है, तो फिर से ये जाएगा किसी HBr के पास जाएगा, है ना, और अपना H ले लेगा, मॉलिक्यूल बना लेगा बच्चे CH3 CH2 Br। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये बेचारा तो लेस स्टेबल रहेगा। ठीक है, बहुत कम परसेंटेज में इसके प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, तो ये हो गया हमारा। तो यही पूछ रहा था
कि उसमें एंटी मार्कोनिक में ऐसा बनता है, मार्कोनिक ऑक्सीजन में ऐसा बनता है, ऐसा क्यों। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, आप लोग को जो भी दिक्कत हो कभी भी कुछ भी, तो वो बेटा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अच्छे से कमेंट करो। ठीक है। और वीडियो कौन सा देखना चाहते हो, ठीक है, वो सब भी आप लोग कह सकते हो, वही वीडियो बना के दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। ठीक है। अब है राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन ऑर्थोजाइलिन। हाउ डज दिस रिजल्ट सपोर्ट केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है बच्चे। ये सोच लो कि इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन बच्चों को यही लगता है। ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, ये देखो, ये है CH3 और ये है CH3, एक मॉलिक्यूल। ओके, देखो बच्चों, केक्यूल स्ट्रक्चर हमें शो करना है। केक्यूल स्ट्रक्चर का मतलब है बेंजीन के जो दो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए आपको कह रखा दोनों का ओजोनोलिसिस, मतलब ओजोनोलिसिस करो और देखो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। तो अगर मान लो बच्चे हम लोग इसको देंगे बच्चे O3, सेकेंड देंगे ZnH2O, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो देखो बच्चों, आप लोग को पता है जब भी ओजोनोलिसिस करते हैं क्या करते हैं, बीच से कट कर देते हैं। तो देखो बीच से कट करेंगे बच्चे, तो ध्यान देखो कि पहला हमारा है CH3, उसके नीचे हो गया कार्बन, डबल बॉन्ड O, मैं इसकी बात कर रहा हूं। फिर नीचे गया ये C, देखो यहां पर 1 2 3 तीन ही बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन होगा यहां पर, इसका मतलब पीछे होगा हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड O, वो यहां तक की बात हो गई। फिर इसकी बात करता हूं मैं, तो O डबल बॉन्ड CH, मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां पर, है ना। अब फिर ये आएगा इधर C डबल बॉन्ड OH, तो यहां तक हो गया हमारा, मतलब इसको हमने ले लिया। ठीक है। अब हम लेंगे ये वाला मॉलिक्यूल। ठीक है। तो अब बच्चे फिर से लेंगे O डबल बॉन्ड C, ठीक है ना, H, फिर C, है ना, डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। तो इसके बच्चों ये प्रोडक्ट बन गए। ठीक है। अब अगर इसको हम लोग कट करते हैं बच्चे, देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले इसको अगर कट करते हैं तो क्या मिलेगा हमारा, CH3 C डबल बॉन्ड O यहां से, और यहां पर बना सिंगल बॉन्ड, फिर बना हमारा CH3 और नीचे डबल बॉन्ड O, वो हमने यहां तक का ले लिया। अब देखो बच्चों ये ले रहे हैं, तो O डबल बॉन्ड CH, है ना, ये रहा। अब C डबल बॉन्ड OH हमने यहां का भी ले लिया। अब बचा हमारा O डबल बॉन्ड CH, फिर था C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग प्रोडक्ट बने। ठीक है ना। ठीक है बच्चे, तो यही सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोगे। ठीक है। और कह दोगे कि जो 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है ना, कह सकते या ऐसे कह दोगे, इन 2 डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड विच सपोर्ट द कैक्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर से बोलता हूं बच्चों, इन 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड विच सपोर्ट्स द कैक्यूल स्ट्रक्चर। बस इतना लिख दोगे बच्चों, काम हो गया। ओके। तो बच्चों चलते हैं हम लोग आगे, 17 से आगे बच्चों 25 तक क्वेश्चंस है। ठीक है। तो 8 क्वेश्चंस और रह गया। ठीक है, इसको करते हैं बच्चों। देखो बेटा 18th क्वेश्चन है, अरेंज बेंजीन एंड हेक्सेन इथाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर, ऑल्सो गिव रीजन फॉर दिस बिहेवियर। बेंजीन एंड हेक्सेन और इथाइन, बस यही है। ठीक है, बहुत सिंपल, सब सिंपल क्वेश्चन तो ये हो गया। 19th देखो बच्चे, कह रखा बेंजीन, एन हेक्सेन मतलब CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 CH3, ये क्या हो गया हमारा एन हेक्सेन। और है तीसरा इथाइन मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है।
कह रखा इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में अरेंज करो। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों एसिडिटी के लिए मैंने आप लोग को बताया था पहले कि सबसे ज्यादा होता है बच्चे एल्काइन, उससे कम होता है एल्कीन एसिडिटी में, उससे कम होता है हमारा एल्केन। ठीक है, ये होता है बच्चों हमारा एसिडिटी में। इसके अलावा बोला था एल्काइन में भी जिसके पास जितना टर्मिनल होगा, है ना, एल्काइन में भी बताया था मैंने कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH सबसे ज्यादा, फिर RC ट्रिपल बॉन्ड CH उससे कम, फिर RC ट्रिपल बॉन्ड CR उससे कम। ये दो कंडीशंस बच्चों जब मैंने एसिडिटी बताया था तो बताया था। इसी दोनों कंसेप्ट से देख करके बताओ सबसे कम एसिडिक कौन होगा, तो ये हेक्सेन होगा, है ना बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर था 19th, करेक्ट, नहीं 19th नहीं था बेटा, ये था हमारा 18th क्वेश्चन नंबर, ये था 18th क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसमें क्या रखा है, अरेंज बेंजीन एन हेक्सेन इथाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बच्चों क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन होगा, ये। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे बच्चों, HC ट्रिपल बॉन्ड। ये बेटा आंसर है, ये सिर्फ समझा रखा है, आप लोग चाहो तो इसको लिखो, चाहो तो नहीं लिखो। ठीक है, ये आपके लिए है समझाने के लिए। वैसे ऑर्डर यहां पर जो लिखना है बच्चे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इससे कम कौन होगा, बेंजीन रिंग, और इससे भी कम कौन होगा, एन हेक्सेन। ठीक है, एन हेक्सेन। ठीक है, तो बस लिख दोगे ये, और रीजन तो नहीं देना है। हाँ, ऑल्सो गिव रीजन फॉर द बिहेवियर। तो गिव रीजन में क्या कहेंगे, देखो एस करेक्टर इंक्रीजेस एज द एस करेक्टर, तो इसको एन हेक्सेन को लिख देता हूं बेटा जी मैं थोड़ा सा इस तरह से, CH3 CH2 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 CH3, यहां हाइब्रिडेशन कह देंगे sp3, यहां कह देंगे sp2, यहां कह देंगे sp, है ना, ट्रिपल बॉन्ड है। कहेंगे एज द s कैरेक्टर इंक्रीजेस, s कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है ना, increases which increases acidity, which increases acidity। तो बच्चों अगर लेटर क्लियर ना हो तो बच्चों मैं बोल रहा हूं उसे सुन लो। मैंने कहा एज द एस कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस विच इंक्रीजेस एसिडिटी। देखो ना कहोगे सर इसमें एस कैरेक्टर कितना है, तो 25%। क्यों, एक एस है, 3 पी है, टोटल 4 में 1 है, 4 में 1 कितना हो गया, 25%। यहां पर 3 में 1 है तो 33% के करीब हो गया, है ना, एस कैरेक्टर। और यहां पर लगभग कितना होगा, 50% एस कैरेक्टर, है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, जरूरी नहीं कभी एग्जाम में इसको लिखो। ठीक है, तो ये चीज नहीं भी लिखोगे चलेगा, हाँ ये हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया बेटा हमारा। अब चलते हैं 19th क्वेश्चन नंबर। तो देखो बच्चे जो भी क्वेश्चंस हो, अगर आप लोग को जो क्वेश्चन आता हो आप लोग आगे बढ़ करके दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हो। ठीक है, लेकिन वीडियो पूरा देखो। ठीक है, अब है 19th, व्हाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्टी। देखो बेटा 19th क्वेश्चन है। देखो बच्चे कह रहा है कि बेंजीन जो है हमारा, ठीक है ना, कह रखा इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है इजीली अटैक कर जाता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक नहीं करता। ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों बहुत सिंपल है। आप कहोगे क्या, देखो सर क्या होता है कि ये बेंजीन रिंग है ना, आप लोग का स्ट्रक्चर बताया था ना बच्चे कि बेंजीन रिंग में जो 3 पाई बॉन्ड होते हैं, है ना, उसमें आप लोग को बताया था कि ये पाई बॉन्ड के ये पी है ना, फिर बताया था मैंने इसके भी पी बताया था, फिर जो है हमारा इसके भी पी। ठीक है, तो इसका इसके साथ पी का बॉन्ड, इसका इसके साथ पी का बॉन्ड, इसका इसके साथ पी का बॉन्ड, है ना।
तो ये सब क्या होता है बेटे, बेंजीन रिंग जो है उसमें देखो प्लेन में है ये, जैसे कि ये बुक हो गया हमारा बेंजीन का रिंग का प्लेन, और इसके ऊपर जो है पाई बॉन्ड यहां भी है और यहां भी है ना। तो ऐसे सिचुएशन में पाई बॉन्ड है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऊपर भी, यहां नेगेटिव चार्ज नीचे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, दूर से दिख जाता है उनको नेगेटिव चार्ज, तो फिर क्या करते हैं वो अटैक कर देते हैं उस नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। इसीलिए बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिवली चार्ज, तो क्या होगा, ये दूर से देखेगा नेगेटिव चार्ज तो फिर और ज्यादा दूर ही भागेगा ये, है ना। तो इसीलिए हम लोग कर सकते हैं, तो कह सकते हैं हम लोग ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी above and below the plane of benzene ring, electrophiles easily attracted while nucleophile get repelled, ठीक है ना बच्चे। तो बच्चों मेरे वर्ड्स को लिख लेना, अगर कहीं पर आप लोग देखने सुनने में हो तो मैं फिर से बोलता हूं, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ रिंग, इलेक्ट्रोफाइल्स इजिली अट्रैक्टेड व्हाइल न्यूक्लियोफाइल्स गेट रिपेल्ड फ्रॉम बेंजीन रिंग, ठीक है, फ्रॉम बेंजीन रिंग, ठीक है। दैट्स वाई, है ना, दैट्स वाई प्रेफर, ठीक है, प्रेफर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, तो मैं इसको बेटा हटा देता हूं, चलते हैं बेटा जी 9.20 की तरफ। आप लोग बेटा पॉज करके लिख लिया करो इसको, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम बचाना है ताकि आप लोग को कम टाइम में ज्यादा क्वांटिटी में दे सकूं। देखिए 20th क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजीन 20। देखो बेटा हमें बेंजीन बनाना है, किससे, सबसे पहले कह रखा इथाइन से। फर्स्ट बच्चे जो HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इससे हमें बेंजीन बनाना है। तो आपने कहा था सर इसके 3 मॉलिक्यूल्स ले लो और यहां पर रेड हॉट Fe ट्यूब से पास करवा दो, रेड हॉट Fe ट्यूब से पास करवा दो तो बन जाएगा। सेकंड क्या रखा है बच्चों जी, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेटा इससे डायरेक्ट कोई मेथड तो है नहीं, तो पहले क्या करूंगा मैं, Br2 इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो बन जाएगा CH2Br CH2Br, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे, पहले तो डालेंगे एल्कोहलिक KOH, तो एक H एक Br हट जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH फिर से क्या करूंगा, इस पर NaNH2 डाल दूंगा, ठीक है, तो Br और H निकल जाएगा, तो क्या बन गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर आपको पता ही है क्या करेंगे, Fe ट्यूब, रेड हॉट Fe ट्यूब, है ना, रेड हॉट Fe ट्यूब लेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, ठीक है। अब देखो बेटा थर्ड है हमारा, कह रखा है हेक्सेन से। हेक्सेन से बेटा जी कैसे बनाएंगे, CH2 1 2 3 4 5 6। तो देखो बच्चों आप लोगों ने पढ़ रखा है रिएक्शन एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, है ना। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि Cr2O3 V2O5 MO2O3 सबके साथ वेरी हाई टेम्परेचर, लगभग 773 केल्विन करीब, है ना, और लगभग 10 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर देते हैं तब जाके बनता है हमारा ये, ठीक है बच्चे। तो 20th हो गया। अब 21st में राइट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल एल्कीन विच ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स 2 मिथाइल ब्यूटेन।
9.21 है ना। हमें कह रहा है वो सारे एल्कीन बताओ जिसमें कि H2 डाल दिया मैंने तो बन रहा है हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन, CH3 CH2 CH3। देखो बच्चे ये हमारा है स्ट्रक्चर प्रोडक्ट का, कह रखा है ये किस किस एल्कीन से बन सकता है। तो आप कहोगे कि सर अगर मान लो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तब भी H2 डालोगे तो बन जाएगा, और यहां डालोगे तो यहां डालो या यहां डालो बात सेम ही हो जाएगा। तो एक तो यहां पर डाल लेंगे, दूसरा हम यहां पे डाल देंगे, तीसरा हम यहां पे डाल देंगे, ठीक है। तो 3 पॉसिबल हो सकता है। क्या क्या हो जाएगा बच्चे, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3 है ना बच्चे, जो फर्स्ट लिया था B, अब मैं सेकंड पे ले रहा हूं तो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। और तीसरा पार्ट CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। इन तीनों पर ही अगर आप डालोगे ना बच्चे तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। हम लोग H2 डालते हैं किसी मेटल के प्रेजेंस में, जैसे कि Na हो गया, Pt हो गया, Pd हो गया, इन सब के प्रेजेंस में डालते हैं, ठीक है। तो 21 भी हो गया हमारा। अब बचे हैं बेटा जी 4, ठीक है। तो बेटा जी चलते हैं हम लोग आगे। 21 हो गया बच्चों। अब 22 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। जो बच्चे बेटा जी समझ में नहीं आ रहा बेटा कमेंट में बोलना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा जो भी कमी रह जाएगी, ठीक है। 22 में अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विथ एन इलेक्ट्रोफाइल। बेटा जी ये कह रखा है क्या कि रिएक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोफाइल के साथ किस तरह से डिक्रीज होगी। तो 22 में ए पार्ट में है, ए पार्ट में जो मॉलिक्यूल दे रखा है वो है क्लोरोबेंजीन 2,4 डायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, दूसरा है 2,4 डायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तीसरा है हमारा पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो बच्चों इसमें कह रखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे ज्यादा किसमें होगा इलेक्ट्रोफिलिक और उससे कम किसमें होगा, उससे कम किसमें होगा, ठीक है बच्चों। तो पहले पहचानते हैं बच्चे, ये Cl 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 तीनों में है जो प्लस आर इफेक्ट देता है। प्लस आर इफेक्ट कहने का मतलब क्या करता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, मतलब यहां नेगेटिव यहां नेगेटिव यहां नेगेटिव देता है, ठीक है। और ये सब जो NO2 है वो क्या करता है कि इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, मतलब इस अगर यहां पर NO2 रहता तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो अब आप लोग बताओ कि जब नेगेटिव चार्ज रहेगा बेंजीन पे ज्यादा तब कोई पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा या पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब जल्दी अटैक करेगा, सही कह रहा हूं, है ना। यानी कि सबसे जल्दी किसमें अटैक करेगा, इसमें। तो अगर मैं इसको लिखूं फर्स्ट, है ना, तो बच्चे सबसे ज्यादा होगा बेटा फर्स्ट, उससे कम होगा थर्ड, उससे कम होगा सेकंड। जैसा आप देख रहे हो इसमें सिर्फ एक ही है माइनस आर इफेक्ट वाला, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज लेके आता है, डीएक्टिवेट करता है, और यहां दो दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है बच्चे। अब बी पार्ट देखो, ठीक है, इसमें था डिक्रीजिंग में, अब है टोल्यूइन, फिर है हमारा, ठीक है, टोल्यूइन है, फिर है हमारे पास NO2 ही NO2, सेकेंड वाला मॉलिक्यूल है उसमें ऊपर नीचे नहीं, एक CH3 है फिर NO2 है, तो देखो बच्चों आपको पता ही होगा कि ये क्या है प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप, ये क्या है माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप, ये दोनों माइनस आर इफेक्ट है ना, और ये क्या बेचारा प्लस आर इफेक्ट, है ना।
तो प्लस आर इफेक्ट वाला क्या करता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है ताकि जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सके। मतलब ज्यादा चांसेस होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने का कब, जब प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं। और जब माइनस आर वाला लग जाता है तो उतनी ही क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है बेंजीन न्यूक्लियस। ठीक है, तो बच्चों किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो जैसा दे रखा है लगभग यही ऑर्डर में आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ एक प्लस आर है, कोई माइनस आर नहीं, सिर्फ एक्टिवेट ही एक्टिवेट होगा। यहाँ एक एक्टिवेट भी कर रहा है, यहाँ एक डीएक्टिवेट भी कर रहा है, और यहाँ दोनों डीएक्टिवेट कर रहा है, तो सबसे कम इसमें होगा। ठीक है बच्चे, ये भी हो गया। अब 23 है, उसमें आउट ऑफ बेंजीन मेटानाइट्रो डाइनाइट्रोबेंजीन और टोल्यूइन विच विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजीली इन वाई। तो बेटा 23 भी इसी तरह से है, क्या रखा है बच्चे, ये तो आप लोग खुद भी बता सकते हो। इसमें क्या रखा है, बेंजीन, फिर मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, तीसरा है बच्चे हमारा टोल्यूइन। ओके बच्चों, देखो ये है बॉन्ड, फिर ये है बॉन्ड, फिर ये है बॉन्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा जो चले गए हैं पेन उसको इग्नोर करो। ठीक है, तो अब देखो बच्चों क्या रखा है इसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें बताना है। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा बच्चों, देखो यहाँ एक्टिवेट करने वाला है और यहाँ दोनों के दोनों डीएक्टिवेट करने वाले हैं, है ना। और इसमें बच्चे ना तो एक्टिवेट करने वाला है या डीएक्टिवेट करने वाला है। तो सबसे, अगर मैं इसको फर्स्ट लिखूं, इसको सेकंड लिखूं, इसको थर्ड लिखूं, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, थर्ड। इससे कम कौन होगा, फर्स्ट। इससे कम कौन होगा, सेकंड। ये भी हो गया हमारा, है ना। अब बेटा 24 सजेस्ट अ नेम ऑफ द लुईस एसिड अदर देन एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड व्हिच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द इथाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, तो 9.24। ठीक है बच्चे, इसमें क्या रखा बेटा कि जो हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 जो लेते हैं हम लोग, है ना, तो उसमें आप बताओ कि उसके अलावे आप कोई ले सकते हो क्या। ठीक है, देखो बच्चे हम लोग जो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन लेते हैं ये है 9.24, है ना। उसमें क्या होता है बच्चे कि AlCl3 जो है ये लुईस एसिड होता है। ये क्या करता है, जैसे CH3Cl है ना, तो उसके Cl को खींच लेता है ये, है ना, ताकि बन जाता है हमारा AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 प्लस। तो क्या रखा, इस AlCl3 के अलावे और कोई ले सकते हो। तो आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा कि लुईस एसिड एक और होता है, कौन, BF3। लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये तो लेना तो चाहेगा इसको, लेकिन Cl बहुत बड़ा साइज का होता है तो उसको ये अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेंगे बच्चे, FeBr3। ठीक है, तो हम लोग कौन सा मॉलिक्यूल कहेंगे हम लोग कि FeBr3 कैन बी रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ AlCl3। ठीक है, अब कहोगे सर ये क्यों होगा हमारा। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है ना बेटा, आयरन का जो यहाँ Fe3+ है ना, आयरन के पास जो है D ब्लॉक खाली रहता है, D सबसेल जो होता है ना उसके पास वो खाली रहता है। S के 2 खाली हो गए और D में देखो ढेर सारा खाली होता है। जैसे Fe की बात करोगे क्या होता है हमारा, आर्गन लिखने के बाद 4s में देखो ये बिल्कुल खाली है, और 4d में होता है हमारे पास 5। ठीक है, ये हो गया 3d का, है ना। तो अभी इसके पास ये भी खाली है ना, इसमें वो Cl का इलेक्ट्रॉन पेयर को रख सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या जवाब होगा कि FeBr3 कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ AlCl3। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि FeBr3 कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ AlCl3 which can accept a pair। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, FeBr3 can be used in place of AlCl3 to accept a pair of electron। ठीक है बच्चे, अब 9.25 जो लास्ट है, कह रहा why is Wood's reaction not preferred for the preparation of alkanes obtaining odd number of carbon atom। illustrate your answer taken on example। बच्चों कह रखा है ये कि जो हमारा जो वुड्स रिएक्शन है
उसमें आप लोग को बताया था कि हमेशा सिमेट्रिक एल्केन ही उससे बनता है, मतलब ऐसा एल्केन जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। करें एक एग्जांपल लेकर के ये चीज को समझाओ कि ऑड नंबर वाले आप क्यों नहीं ले सकते। तो लेते हैं बच्चे एग्जांपल। तो देखो बच्चे, मुझे अगर बनाना था बेटा C2H5, मैं चाहता हूं ऑड नंबर वाला बनाऊं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सोडियम के प्रेजेंस में मैंने एक ले लिया C2H5 2 कार्बन वाला और एक ले लिया 1 कार्बन वाला। ठीक है, तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये खुद से टकरा जाएगी। जैसे मैंने कहा कि यहां पर सिर्फ आप ये मत समझो एक मॉलिक्यूल है, बस बल्कि ये सोचो इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके हैं। तो एक कंटेनर में मान लो बच्चे आपने मतलब 1000 बॉल रख दिया आपने रेड वाले, 1000 बॉल रख दिया अपने व्हाइट वाले। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, व्हाइट से टकरा जाए, रेड से टकरा जाए, या व्हाइट रेड से टकरा जाए, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वही होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी बच्चे, तो बन जाएगा हमारा C2H5 प्लस CH3 प्लस C2H5 CH3, है ना। तो अब देखो ये क्या बना हमारा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, और ये तीनों के तीनों बच्चे जो हैं इन सब की बॉइलिंग पॉइंट जो है नियरली सेम है। ठीक है, कहेंगे दे हैव नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट hence cannot separated easily, can't separated easily। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट बन भी जाएगा तब भी हम उसको आइसोलेट कर ही नहीं पाएंगे, अलग कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर बनाने का क्या फायदा, है ना बच्चे। तो ये रहा बच्चों इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो बच्चों इसका भी पूरा एक्सरसाइज करवा दिया। आप लोग को कोई भी कमेंट, कोई सुझाव देनी हो, कोई अलग से वीडियो चाहिए तो आप बच्चों जरूर कमेंट करो। और मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।